हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स। भारतीय भूक्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और फिर कैसे वो इंडियन टेरिटरीज को, किंगडम्स को एनेक्स करने लगी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत। ब्रिटिशर्स ने नए लॉज, नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्सेट्रा, और इनके द्वारा अपना एनेक्सेशन और बढ़ाया। नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एक्सेट्रा पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने से किसानों के जीवन में परिवर्तन आया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने से जनजातीय समूहों के भी जीवन में परिवर्तन आया। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। देखिए, 19th सेंचुरी में एजुकेशनल चेंजेस आए थे। पहले ओरिएंटलिज्म आया, फिर उसके बाद विलियम एडम्स रिपोर्ट आया, फिर 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, और वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया गया और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद। समाज में महिलाओं की दुर्दशा को देख के रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए। सती प्रथा एबोलिश हुआ, विडो रिमैरिज एक्ट आया एक्सेट्रा। चैलेंजेस टू दी कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था को चुनौतियां। सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम की चैलेंजेस थी उनको दूर करने के लिए स्टेप्स लिए गए, रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए थे समाज में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए, और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए थे ताकि धर्म में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति।
1857 के रिवोल्ट के बारे में हमने पढ़ा था और उसके आफ्टर मैथ में क्या क्या डिसीजंस लिए गए उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाके ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। हमारे देश की क्राफ्ट्स इंडस्ट्री यानी हस्तकला उद्योग का पतन हो रहा था और वही दूसरी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with British rule? इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? भारतीय लोग बिल्कुल असंतुष्ट थे ब्रिटिश शासन से। If so, how were different groups and classes dissatisfied? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? देखिए, ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज, अपने लॉज, अपने बिहेवियर से सभी वर्गों को असंतुष्ट किया था। इकोनॉमी खराब कर दी थी अंग्रेजों ने। गवर्नेंस की हालत खराब हो गई थी ब्रिटिश रूल में। राजाओं से उनकी रियासतें छीन ली गई थी। जमींदार से जमींदारी छीन ली गई थी। किसानों के ऊपर लगान का दबाव इतना था कि वो ऐसे ही परेशान था। इन सब वजहों से भारत में सभी वर्ग परेशान और असंतुष्ट थे। हमारा पहला टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। द above mentioned developments led the people to ask a crucial question: what is this country of India and for whom is it meant? उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और किसके लिए है? देखिए, हमने पिछले स्लाइड्स में जो परिवर्तन देखे वो देश में हो रहे थे और इन परिवर्तनों से लोग गुजर रहे थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में चेंजेस आ रहे थे और ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के विचारों के डेवलपमेंट के लिए। फिर इन सब के वजह से लोगों में एक भावना उभर के आती है, एक सवाल उभर के आता है और वो ये था कि ये देश क्या है और किसके लिए है? भारत किसे कहते हैं? भारत क्या है और भारत किसके लिए है? The answer that gradually emerged was India was the people of India. All the people, irrespective of class, color, caste, creed, language और gender. जब लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए तो धीरे धीरे इसका जवाब सामने आया कि भारत यहाँ के लोगों का है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर के हो, कोई सी भी भाषा बोलते हो, भारत उन सभी लोगों का है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया: भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। एंड द कंट्री, its resources and systems were meant for all of them. देश के सारे संसाधन, देश की सारी व्यवस्थाओं पे भारत के लोगों का हक है। ये सब कुछ लोगों के लिए है। ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. जब लोगों को अपने सवाल का जवाब मिला, तो लोगों में एक अवेयरनेस आया कि ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं
और वे भारत के लोगों पर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर, भारत के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करके बैठ गए हैं। और जब तक ये नियंत्रण समाप्त नहीं होता, जब तक ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक भारत भारतीय लोगों का नहीं हो सकता। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. 1850 से जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस यानी राजनीतिक संगठन बनने लगे, तो लोगों में ये चेतना आई कि ब्रिटिशर्स बाहर के हैं और उन्हें बाहर निकालना होगा। फिर 1870s और 1880s में जब नए पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, तो उसमें ये चेतना और गहरी हो गई। ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. ये जो संगठन बन रहे थे, ये इंग्लिश एजुकेटेड लोगों द्वारा बनाए जा रहे थे, जैसे लॉयर्स। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। दी मोर इंपॉर्टेंट वंस वेयर दी पूना सार्वजनिक सभा, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत सारे एसोसिएशंस बन रहे थे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक is of or for all the people. सर्व means all and जनिक means of the people. सार्वजनिक शब्द सर्व का मतलब है सबका और जनिक मतलब लोगों का, यानी सभी लोगों का। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व का मतलब होता है सभी और जनिक का मतलब होता है लोगों का। दो मेनी ऑफ दीज एसोसिएशंस functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये एसोसिएशंस बन रहे थे और वहीं पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके जो गोल्स थे वो पूरे देशवासियों के लिए थे। वे किसी खास क्षेत्र, किसी खास समुदाय या किसी खास वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे थे, वे पूरे देश के लिए काम कर रहे थे। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. ये एसोसिएशंस इस विचारधारा के साथ काम कर रहे थे कि भारत के लोग सॉवरेन हो,
यानी संप्रभु हों। सॉवरेनिटी एक आधुनिक विचारधारा है और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। सोवरेन द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। सोवरेन का मतलब होता है बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के खुद से डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना एक्सेट्रा। हमारे लिए जो अच्छा होगा हम वो डिसीजन लेंगे बिना किसी आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस के। संप्रभु बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. इन एसोसिएशंस में लोगों का मानना था कि भारत के सभी लोगों को एम्पावर करना है, यानी लोगों को समर्थ बनाना है ताकि सभी लोग अपने फैसले खुद ले पाएं। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल intensified in the 1870s and 1880s. 1870s और 1880s में ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो डिससैटिस्फैक्शन था, असंतोष था, वो बढ़ने लगा था ब्रिटिशर्स के लॉज पॉलिसीज के वजह से। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ जिसमें यह बोला गया कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ जिसमें उन न्यूज़पेपर्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स को जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे उनको रोका गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द एक्ट allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. इस एक्ट में कहा गया कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल यानी आपत्तिजनक चीज छापता है तो गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि गवर्नमेंट उस न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त कर सकता था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। देखिए, इसका मतलब था कि लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस ही छीन लिया गया था। In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the इल्बर्ट बिल। 1883 में गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए लेकिन इस पे बहुत हंगामा हुआ। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए
क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। देखिए, जब किसी ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्ति पे कोई मुकदमा चलता था तो उसके लिए ब्रिटिश जज होते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में बोला गया कि अब से ब्रिटिश और यूरोपियन व्यक्ति पे ब्रिटिश जज के साथ साथ भारतीय जज भी मुकदमा चला सकते हैं। ये इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश और इंडियन जज के बीच में इक्वलिटी रहे। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। बट when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का जमकर विरोध किया तो सरकार को बिल वापस लेना पड़ गया। इससे भारतीय लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। The event highlighted the racial attitudes of the British in India. इस इवेंट से ब्रिटिशर्स के भारतीय लोगों के प्रति रैशियल एटीट्यूड का भी पता चला था। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. 1880 से ही जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए, लेकिन जब 1883 में इल्बर्ट बिल वाला इवेंट हुआ तब लोगों को इस ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत और महसूस हुई। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. दिसंबर 1885 में बॉम्बे में ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स यानी 72 प्रतिनिधि मिले थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। दी अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्या अय्यर, among others, was largely from बॉम्बे एंड कलकत्ता। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्या अय्यर। ये ज्यादातर लोग बॉम्बे और कलकत्ता से थे और वे एजुकेटेड थे। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। Nauroji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalists. दादा भाई नौरोजी बिजनेसमैन थे और पब्लिसिस्ट यानी प्रचारक थे
वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। उन्होंने यंगर नेशनलिस्ट्स को गाइड भी किया था। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। Publicist, someone who publicizes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meetings. Publicist यानी प्रचारक उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो रिपोर्ट्स लिख के, मीटिंग्स में भाषण दे के, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करके किसी विचार का प्रचार प्रसार करता है, लोगों को जानकारी से अवगत कराता है। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together. एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को एक जगह लाके। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इनका भी एक मेजर रोल था। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। Nauroji's book Poverty and Un-British Rule in India offered a scathing criticism of the economic impact of British rule. दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में ब्रिटिश रूल के वजह से भारत की इकोनॉमी को जो चोट पहुंची थी उसके बारे में लिखा गया था। ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इंपैक्ट की आलोचना की गई थी। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। इट हैज ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के 20 साल तक यानी 1885 से 1905 तक वो एक मॉडरेट यानी मध्य मार्गी पार्टी थी। वे प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट यानी प्रार्थना, प्रतिवेदन एवं स्मरण पत्र के सिद्धांत पे भरोसा करते थे। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड में वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किए कि भारतीयों को सरकार में और प्रशासन में ज्यादा जगह दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर and introduced in provinces where none existed. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए
परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। It demanded that Indians be placed in high positions in the government. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी डिमांड किया कि सरकार हाई पोजीशंस पे यानी उच्च पदों पे भारतीयों की नियुक्ति की जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। इस पर्पस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि सिर्फ लंदन में ही नहीं, भारत में भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. देखिए, रेसिज्म के खिलाफ यानी नस्लवाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उन्हीं का हिस्सा था एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन यानी शासन व्यवस्था का भारतीयकरण। ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। उनका मानना था कि भारतीय लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोस्ट नहीं दिए जा सकते हैं। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन किया जाए ताकि भारतीय लोग भी शासन व्यवस्था में ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. देखिए, इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वे अपने सैलरी का एक मेजर पार्ट ब्रिटेन में भेज देते थे, तो इस वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। तो शासन व्यवस्था का भारतीयकरण करने की जो मांग की जा रही थी उसका एक रीजन ये भी था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ रुकेगा, क्योंकि भारतीय लोगों को जब सैलरी मिलेगी तो वो पैसा भारत में ही रहेगा। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहां की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. जो दूसरे डिमांड्स थे वे ये थे कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को रिपील किया जाए यानी निरस्त किया जाए, हटाया जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिले। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। रिपील टू अंडू लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। रिपील यानी निरस्त करने का मतलब होता है किसी लॉ को खत्म करना, ऑफिशियली किसी लॉ को समाप्त कर देना। निरस्त करना
किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। The early Congress also raised a number of economic issues. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आरंभिक सालों में बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए थे। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। It declared that British rule had led to poverty and famines. Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created food shortages. कांग्रेस ने बोला कि ब्रिटिश रूल के वजह से गरीबी और अकाल जैसी समस्या आई है। ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया जिसने किसान और जमींदार को गरीब बना दिया, और अनाजों को जो भारत से एक्सपोर्ट किया गया था उससे भारत में फूड शॉर्टेज हो गया, जिसके वजह से फेमाइन फेस करना पड़ा था। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। कांग्रेस ने डिमांड किया कि रेवेन्यू यानी लगान कम किया जाए। ब्रिटिशर्स मिलिट्री में बहुत पैसे खर्च करती थी, तो कांग्रेस ने उसे भी कम करने की डिमांड की और इरिगेशन के लिए ज्यादा फंड्स मांगे। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं। It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. सॉल्ट टैक्स भारतीय मजदूरों के साथ विदेश में जो बर्ताव किया जाता था, और फॉरेस्ट में रहने वालों के ऊपर भी जो फॉरेस्ट लॉज लगाए गए थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने रिजोल्यूशंस यानी प्रस्ताव पारित किया। मतलब बोला गया कि सॉल्ट टैक्स हटाया जाए, भारतीय मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को परेशान न किया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ये सारी चीजें ये दिखाता है कि कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, जमींदार की बात नहीं करती थी, बल्कि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी और भारत के लोगों की आवाज बन के अंग्रेजों के सामने खड़ी थी। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. मॉडरेट लीडर्स लोगों के बीच में ब्रिटिश रूल के अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the
कंट्री। मॉडरेट लीडर्स ने आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स लिखे, ताकि लोगों को बता सके कि कैसे ब्रिटिश रूल देश को इकोनॉमिकली बर्बाद कर रहा है। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा सके। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. उन्हें लगा था कि ब्रिटिशर्स फ्रीडम और जस्टिस जैसे आदर्शों का सम्मान करते हैं, तो जब सभी भारतीय मिलके इनकी डिमांड करेंगे तो ब्रिटिशर्स इन डिमांड्स को मान लेंगे। लेकिन मध्य मार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. 1890s तक आते आते बहुत सारे इंडियंस कांग्रेस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने लगे थे। उनके पॉलिटिकल स्टाइल यानी राजनीतिक तौर तरीकों पे सवाल उठाने लगे थे। प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट के तौर तरीकों पे सवाल उठाने लगे थे। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय were beginning to explore more radical objectives and methods. कुछ नए लीडर्स सामने आए जिन्होंने बोला कि अंग्रेजों से सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। वे अपने रेडिकल मेथड्स के अनुसार काम करने लगे थे। ये लीडर्स थे बंगाल से बिपिन चंद्र पाल जी, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक जी और पंजाब से लाला लाजपत राय जी। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. इन्होंने मॉडरेट्स यानी वे लोग जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी उनको क्रिटिसाइज किया, उनके काम करने के तरीकों को क्रिटिसाइज किया। मॉडरेट्स के पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स को लेकर क्रिटिसाइज किया कि ये तरीका सही नहीं है। भारतीय लोगों को अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा करना होगा और उन्होंने सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर जोर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर यानी निवेदन की राजनीति का मतलब है कि मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा कर दीजिए
वैसा कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ सुनते ही नहीं थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी का कहना था कि लोगों को अपने ताकत पे भरोसा होना चाहिए, सरकार के गुड इंटेंशंस यानी नेक इरादे पे नहीं। मतलब सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन्ड बंगाल। 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। At that time, Bengal was the biggest province of British India and included बिहार and parts of उड़ीसा। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र आते थे। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ब्रिटिशर्स ने बंगाल के पार्टीशन के लिए तर्क दिया कि बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। बट वॉट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? देखिए, सवाल ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था क्या और किसके लिए था? ब्रिटिशर्स के लिए या बंगाल में रह रहे लोगों के लिए? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। देखिए, ये तो क्लियर था कि ब्रिटिशर्स को बंगाल के लोगों की परवाह नहीं थी। उन्होंने पार्टीशन सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के फायदे के लिए किया था। जाहिर है, इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। इवन सो, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam। देखिए, अगर ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पार्टीशन करना था, तो बंगाल में से नॉन बंगाली एरियाज को अलग करना था, लेकिन इन्होंने बंगाल में से ईस्ट बंगाल को अलग किया और ईस्ट बंगाल से असम को जोड़ दिया। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। इस पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था, वो ये था कि बंगाली पॉलिटिशियंस का जो इन्फ्लुएंस था लोगों पर, उसे कम करना और बंगाली पॉपुलेशन यानी बंगाली लोगों को बांट देना। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे
अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। बंगाल के पार्टीशन की वजह से ऑल ओवर इंडिया में लोगों में गुस्सा फैल गया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड इट। कांग्रेस ने, चाहे वो मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स, इस पार्टीशन का विरोध किया। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. बंगाल पार्टीशन के खिलाफ बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स रखे गए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, मास प्रोटेस्ट के लिए नए नए रास्ते ढूंढे गए, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In deltaic Andhra, for instance, it was known as the Vande Mataram movement. ये जो संघर्ष किया था लोगों ने, प्रोटेस्ट किया था, इसे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। ये बंगाल के साथ साथ दूसरे जगहों पे भी फैला था, जैसे आंध्रा के डेल्टाइक रीजन में इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। लेकिन ये मूवमेंट बंगाल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दी स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian languages. स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश रूल का विरोध किया गया, सेल्फ हेल्प के आइडियाज को प्रमोट किया गया, मतलब हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। स्वदेशी एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई बनाई गई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद के एंटरप्राइज बनाएंगे और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की बात की जाने लगी। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। टू फाइट फॉर स्वराज, द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। रेडिकल्स ने स्वराज के लिए मास मोबिलाइजेशन पर जोर दिया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की मांग की। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. कुछ लोगों ने रिवॉल्यूशनरी वायलेंस यानी क्रांतिकारी हिंसा को भी सजेस्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स खुद तो जाएंगे नहीं, तो उन्हें भगाने के लिए ये जरूरी होगा। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे।
Revolutionary violence. The use of violence to make a radical change within society. रिवॉल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है समाज में परिवर्तन लाने के लिए की गई हिंसा। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century were marked by other developments as well. 20th century के शुरुआती दशकों में और भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स के समूह ने ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लीग ने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। लीग ने डिमांड किया था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, जिसको गवर्नमेंट ने 1909 में मान भी लिया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने ये मांग मान ली। Some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखना और उन सीटों के लिए चुनावों में सिर्फ मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही वोट डाला जाना। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। काउंसिल, एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। देखिए, काउंसिल या तो एक अपॉइंटेड या फिर एक इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल होती है, जिसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस दिए जाते हैं। परिषद प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग by distributing favors to their own religious groups. सेपरेट इलेक्टोरेट ने पॉलिटिशियंस को लालच दिया कि वे अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को फेवर करके अपने पक्ष में कर लें। देखिए, ब्रिटिशर्स ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उसके द्वारा कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अंग्रेजों ने समाज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। मीनवाइल, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। 1907 में कांग्रेस भी स्प्लिट हो गया था। 1907 में कांग्रेस टूट गई। द मॉडरेट्स were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. पार्टीशन ऑफ बंगाल को जिस तरीके से अपोज किया जा रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, तो मॉडरेट्स इनके विरुद्ध थे। मॉडरेट्स का मानना था कि इसमें बल की आवश्यकता होती है, जो गलत है। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेयर पिटीशन के थ्रू बात करनी चाहिए। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था।
इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside. स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस पर मॉडरेट्स का डोमिनेशन स्थापित हो गया, जबकि तिलक जी और उनके फॉलोअर्स बाहर से काम करते रहे। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। The two groups reunited in दिसंबर 1915। दिसंबर 1915 में ये दोनों ग्रुप्स वापस फिर से एक हुए। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country। अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जिसमें बोला गया कि दोनों मिलके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना के देश के लिए काम करेंगे। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक। केसरी, a Marathi newspaper edited by Tilak, became one of the strongest critics of British rule। एक मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, जिसे बाल गंगाधर तिलक जी एडिट करते थे और वे ब्रिटिश रूल के बहुत बड़े क्रिटिक थे। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय। A nationalist from Punjab, he was one of the leading members of the radical group which was critical of the politics of petitions। लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे और वे नेशनलिस्ट थे और रेडिकल ग्रुप के लीडिंग मेंबर थे और पॉलिटिक्स ऑफ पिटीशन के अगेंस्ट थे। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वो याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। वे आर्य समाज के एक्टिव मेंबर भी थे। वो आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 का पार्ट 1 समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 8 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।